हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। माफी चाहता हूँ थोड़ी लेट के लिए, क्योंकि जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी उससे जूझना पड़ा था हमारी टीम को। बट अभी फिलहाल नेटवर्क स्टेबल है। मे भी कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए टेक्निकल जो टीम है वो काम करेगी। चलिए, सो आप सभी भी आ चुके हैं। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा था। मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कमेंट पे भी, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। आज का सेगमेंट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के करंट पे बेस है। आज आप में से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको आज की क्लास काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि आज मैंने कोशिश की है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ रखने की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, आज के इस क्लास को। जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री के अभ्युदय योजना में। जी, सबसे पहले आज हम बात करते हैं किस किस करंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। नेटवर्क स्टेबल है, आवाज आ रही है सभी को? अगर मेरी आवाज आप सभी के पास आ रही है तो फटाफट कमेंट करें, फिर आज क्लास स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंजू जी बिल्कुल देंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आप सभी तक अच्छी तरीके से आ पा रही है? अगर मेरी आवाज आ पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3:30 बजे तक ही होगी, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत लेट हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी बिल्कुल, चलिए आज मेरी आवाज सभी के पास आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी आज थोड़ी सी, इस कारण से क्लास आज लेट स्टार्ट हुई है, बट कोई बात नहीं, क्लास हो चुकी है। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं किस करंट के बारे में। सबसे पहले ओरो बैंकिंग, नाम सुना आपने? ओरो बैंकिंग क्या है और इसके फायदे हैं या नुकसान है, इसकी बात करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही, ऑडिबल है और विजिबल भी है के लिए। तो ये जो ओरोबंकी है वो बेसिकली क्या है गाइस? ये जो ओरोबंकी की हम बात करेंगे, ये एक क्या है, एक परजीवी खरपतवार है जो सरसों के पौधे में उगती है। मतलब जब हम सरसों की फसल को उगाते हैं तो सरसों की फसल के साथ एक सामान्यतः उगने वाली एक खरपतवार है, और जिसकी वजह से सरसों की जो पैदावार है उसमें 50% तक का नुकसान जो है वो होने की संभावना होती है। देखो, वैसे खरपतवार की बात करें तो बहुत सारे खरपतवार हैं, लेकिन ये क्यों विशेष है? क्योंकि ये सरसों के खेत में सरसों के फसल के साथ जो है बहुत तेजी से उगती है। खरपतवार का काम क्या है? देखो, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार जो है, आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा पौधा है जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता, लेकिन वे उतना ही न्यूट्रिशन मिट्टी से प्राप्त करते हैं जितना लाभदायक पौधे प्राप्त जो हमारे लाभदायक पौधे हैं वो प्राप्त करते हैं। मतलब समझ लो कि अगर हम कोई भी खेत में कोई भी फसल उगाते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम कुछ ना कुछ इसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे, कुछ पोषक तत्व डालते हैं, ताकि हम हमारे यूजफुल के लिए जो भी प्लांट है, चाहे वो सरसों की बात कर लो, चाहे वो चावल बात कर लो, चाहे गेहूं की बात कर लो, उनको वो न्यूट्रिशन मिले और पैदावार अच्छी हो। लेकिन ये जो ये खरपतवार होते हैं, ये उन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं जो हम यूजफुल प्लांट के लिए डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, मतलब ये खरपतवार जो है, ये नुकसान ही पहुंचाती है। अब इसकी बात करें गाइस, ये जो ओरोबंकी, इसे हम बूम रैप्स भी कह सकते हैं। इसका अलग सा नाम अगर दिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? बूम रैप्स भी कहते हैं। ओके, ठीक है। ये अगर हम बात कर, जरूरी नहीं है कि केवल सरसों की फसल पे उगे, ये सरसों के अलावा टमाटर, जीरे की फसल को भी चौपट कर देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ बोल सकते हो, खाद्य फसल बोल सकते हो, जैसे कि फलियां, लेग्यूमिन्स जो भी होती है ना, जो भी आप फलियां खाते हो, जैसे चना बोल लो, चना की जो फसल होती है वो बोल सकते हो आप, सेम बोल सकते हो, बीन्स बोल सकते हो, जितनी भी फलियां की फसल आती है उनमें भी, और सब्जियों पर भी हमला कर देती है और कई देशों में आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। बिल्कुल सही है। आपको पता है, जैसा माना जाता है कि हमारे पास जो गेहूं हम उगाते हैं, गेहूं के साथ जो खरपतवार है वो उगती है, वो अमेरिका से आई है। जब हम अमेरिका से जब हमने अपना गेहूं लिया था तो गेहूं के साथ साथ उन्होंने जानबूझ के कुछ खरपतवार के बीज दे दिए, ताकि वो हमारे जो खाद्य फसल है, जो गेहूं है,
उसको क्या कर सके, मतलब नुकसान, उसको नष्ट कर सके, या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी उत्पादकता में कमी ला सके। सर खरपतवार का पौधा पहचानने में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब ये तो नेट पे है, आप नेट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरोबंकी की बात की, इसे हमने क्या कहा, बुमरैप्स भी हमने इसका नाम दिया। और ये जो है सरसों के फसल के अलावा बहुत सारी ऐसी फसल है जिसको क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, अभी तक इस पे एक नियंत्रण पाने की बात की जाए, क्योंकि देखो खरपतवार है तो या तो फिर आप क्या करोगे, इसे अलग अलग जाके उसे हटा, लेकिन बट छोटे खेत में अगर हम एक एक करके इसे हटाएंगे तो चल जाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े खेत की बात करें जो काफी एकड़ में होती है, तो उनमें जो है इस प्रकार के खरपतवार के नियंत्रण के लिए अभी कोई उपाय विकसित नहीं किया गया है। हाल ही में सरसों में ओरोबंकी को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी प्रबंध विकल्पों पर कार्यशाला आयोजित की गई थी, यानी कि टेक्नो मैनेजमेंट ऑप्शन जो है टू कंट्रोल ओरोबंकी इन मस्टर्ड के लिए क्या की गई, एक वर्कशॉप की गई थी अभी हाल में ही, कि किस तरीके से सरसों के खेत में हम ये जो ओरोबंकी है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो हमने उस पर चर्चा करी थी। तो ये जो है ओरोबंकी के बारे में हमने बात किया। देखो किस तरीके से आपके पेपर में से इंक्लूड करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी करंट जो इस तरीके की है वो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर आप इकोलॉजी में भी इसे डाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेंगलुरु में वैज्ञानिकों द्वारा गेंदा की एक नई किस्म की विकसित की गई है। देखो गेंदा फूल जिसे आप बोलते हो, मेरीगोल्ड बोलते हो, तो मेरीगोल्ड जो है वो काफी देखने में खूबसूरत तो होता है, लेकिन साथ में उसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं। बहुत सारी दवा जो है गेंदे के फूल से बनती है। तो ये जो गेंदे के फूल की जो नई किस्म जो बेंगलुरु में वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है, उसका फायदा क्या आखिर में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो कई हेसरघट्टा स्थित, एक हेसरघट्टा नाम है एक जगह का, हेसरघट्टा स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ पे, हेसरघट्टा, ठीक है, हेसरघट्टा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे है, तो वे हेसरघट्टा स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान द्वारा विकसित की गई इस नए गेंदे की प्रजाति का जो नाम दिया गया है, उसका नाम दिया है अर्का सुबह। क्या नाम दिया है, अर्का सुबह। ये जो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक गेंदे की जो फसल विकसित की है उसका नाम है अर्का सुबह। देख रहे हो कितना खूबसूरत है, इसे देखने में खूबसूरत कितना है। तो ये जो अर्का सुबह है, ठीक है, ये क्यों, मतलब इसे हमने क्यों बनाया है, या इसके क्या फायदे हैं, तो मैं बता दूं कि गाइस इस गेंदे की किस्म के अंदर में कैरोटीन होता है ना, उसकी जो मात्रा होती है वो 2.8 होती है, जो कि किसी भी पादप स्रोत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा है। भाई हमें अच्छे तरीके से पता है जो आप कैरोटीन की बात कर रहे हो, ये जो कैरोटीन है इसी की वजह से किसी भी पौधे का कलर नारंगी टाइप का होता है। ठीक है, या फिर आप बोल जैसे गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। अब भाई जितने भी गेंदे की किस्म की बात करें तो ये एक पीले रंग का, नारंगी कलर का ही दिखता है। इसका मतलब कि इसका जो कलर है कैरोटीन की वजह से होता है। तो अब ये जो हमने नई किस्म की जो गेंदे की खोज करी है, हमने बनाया है, इसे डेवलप किया है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा क्या है, इस कैरोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा है 2.8, जो सबसे ज्यादा है। इसी कारण से ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रजाति के गेंदा फूल हो गया। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है इससे, देखो अगर हम बात करें कि अगर इस प्रकार की प्रजाति का जो गेंदा फूल होगा वो क्या पूरी तरीके से खराब भी हो गया, भाई हम फूल का उपयोग कहाँ करते हैं, फूल का उपयोग हम सजावट में करते हैं, पूजा के रूप में करते हैं, शादी ब्याह में हम फूलों का यूज करते हैं। तो अगर मान लो हमने इस गेंदे की फूल का यूज शादी ब्याह में कर लिया, शादी ब्याह खत्म होने के बाद क्या होगा, वो जो गेंदे की किस्म है वो तो हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब वो तो फेंक दोगे ना। लेकिन नहीं, अगर गेंदे की ये फसल खराब भी हो जाती है तो भी मौद्रिक रूप से लाभप्रद होगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर देखोगे, अगर मान लो आपने मार्केट से गेंदे की फूल ली, अपने सजा दिया, सजाने के बाद आपसे फेंकोगे नहीं, इसका उपयोग जो होगा पैसे कमाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका उपयोग कच्चे कैरोटीन के निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर ये गेंदे का फूल खराब भी हो गया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं कि इस गेंदे के फूल से जो कैरोटीन की मात्रा जो सबसे अधिक है उसे हम अलग कर लेंगे, और इस कैरोटीन का उपयोग कहाँ करेंगे, हम दवा के क्षेत्र में करेंगे। तो है ना ये बहुत अच्छी बात कि भाई
वैसे तो बाकी जो गेंदे की किस्म होती है उसका भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैरोटीन है, इसलिए इसका उपयोग जो होगा अच्छे के लिए, मतलब ज्यादा मेडिसिन बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं। देखो गाइस, कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं। आप बोल सकते हो जो कैरोटीन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। कैरोटीन की बात की जाए तो कैरोटीन के अंदर में जो है ऑक्सीजन के अणु नहीं पाए जाते हैं, और ये पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट, बैगनी, वॉयलेट और नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि कैरोटीन के अंदर में कोई ऑक्सीजन के एटम नहीं होते। ये क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट, वॉयलेट और ब्लू लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही क्या कर रहे हैं, नारंगी या लाल रंग के जो लाइट है, ठीक है, और तथा पीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, उसे फैलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने मेरी गोल्ड की नई किस्में विकसित की है, ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सहतूत डैम, नाम सुना है? सहतूत डैम को तो मैंने ऐसे ले लिया, करंट है ना। गाइस, अफगानिस्तान में लालदर बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पे जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब बोल सकते हो कि अफगानिस्तान में लाल स्तर जो बांध जो होता है, आपको पता है कि बांध क्या करता है, पानी को बांध के रखता है, उससे बिजली बनती है, और बहुत सारी जगह पे बांध का यूज होता है। सो गाइस, इस बांध का निर्माण बेसिकली काबुल नदी की सहायक मैदान, जो मैदान नदी है, उस पर किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है, ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इससे पहले जो है भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध सलमा का उद्घाटन जून 2016 में किया है। ठीक है, ये एक मिसलेनियस बोल सकते हो, ये याद रखेंगे कि जो सहतूत डैम की जब हम बात कर रहे हैं, सहतूत डैम की बात कर रहे हैं, तो भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा ये दूसरा बड़ा बांध है सहतूत। इससे पहले कौन सा बांध बना है, भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध सलमा बांध का उद्घाटन कब किया था, 2016 में, और जबकि इस ज्ञापन पे जो है वो 2020 में, 2020-21 के अंदर में इसमें सिग्नेचर किया गया है। तो सहतूत बांध और सलमा बांध, ये दो बांध ऐसे हैं जो भारत और अफगानिस्तान के मिलने से बने हैं। क्लियर है? दूसरा, हिमालय ट्रिलियम के बारे में आपने सुना होगा। हिमालय ट्रिलियम क्या है, एक प्रकार का आप बोल सकते हो मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है गाइस, हाल ही में भी हिमालय में पाई जाने वाली एक आम जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को ICUN द्वारा क्या कर दिया गया, संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है, मतलब इसे इंडेंजर्ड क्लियर कर दिया गया है। यानी कि ये जो प्रजाति है, इस जो हिमालय में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की जो एक जड़ी बूटी है, ठीक है, एक विशेष प्रकार का जो पौधा है, इसे IUCN द्वारा क्या कर दिया गया है, विलुप्त जो है संकटग्रस्त घोषित किया गया है। संकटग्रस्त का मतलब आने वाले समय में ये क्या हो सकती है, पूरी तरीके से विलुप्त भी हो सकती है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें जड़ी बूटी जो है, उसका उपयोग जो मानव है अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह पे करते हैं, इसलिए इसका अत्यधिक दोहन भी किया जा रहा है। अब जितने भी जड़ी बूटियां हैं, आपको सभी को पता है कि जड़ी बूटियों का उपयोग कॉस्मेटिक में और मेडिसिनल में भी यूज किया जाता है। साथ ही हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी है ना, जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आप हिमालय ट्रिलियम की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं इस हिमालय ट्रिलियम के बारे में, ये जो है मानव के लिए बहुत जगह पर यूज है। इसका उपयोग जो है मानव बहुत जगह पे करते हैं, इसी कारण से जो इसका दोहन है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें कहाँ पे पाया जाता है और कितनी दूरी पे पाया जाता है, तो यह 2400 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के समशीतोष्ण और अप अल्पाइन क्षेत्र में उगती है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर एंड सब अल्पाइन जोन ऑफ हिमालयाज एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2004 मीटर्स एंड 4000 मीटर तक जो है वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है गाइस, ये जो जड़ी बूटी है, ये जो बूटी है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
चीन, नेपाल और भूटान में पाई जाती है। मतलब या आसपास जो हमारा जो हिमालय है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब में पाई जाती है और ये काफी ठंडे से ठंडे मतलब ठंडे में रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनाम के बारे में। देखो इनाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा गाइस। आजकल क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। हम आजकल जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, खासकर कोरोना में आज से 2 साल, जो आज से 2 साल पहले तक या 2 साल से लेकर आज से मतलब 2019 की बात करें और 21 की बात करें, आप में से बहुत लोगों ने कम से कम इन 2 सालों में 3 से 4 बार ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करी होगी। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग क्या करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्या करोगे, जैसे आप कोई भी चीजें मंगा लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगा लिया, या फिर आप कुछ बुक्स मंगा लिए हो, या फिर कुछ कोई भी चीजें जो आपके दैनिक जीवन में यूज होती है, आप ऑनलाइन मंगाते हो। तो भाई लेकिन क्या ऑनलाइन तो उनके लिए काफी अच्छा ना जो रिटेल भी जो जो मतलब छोटी छोटी चीजों को लाकर प्रॉफिट कमा के बेचना चाहते हैं। लेकिन अभी आपने सोचा है कि ऑनलाइन किसानों के लिए तो नहीं होता ना। अब किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसको तो मंडी में जाना पड़ेगा ना। काश ऐसा होता कि भाई ऑनलाइन वो भी बिके। तो बिल्कुल ये जो इनाम की बात कर रहे हैं, इनाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका नाम है, ठीक है। यानी कि अब किसान जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को ऑनलाइन भी बेच सकेंगे। तो ये इनाम जो है वो क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जिसका उद्देश्य जो है वो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों की ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करना है और आसान मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर कीमत दिलाना है। यानी कि इनाम केवल किसानों के लिए नहीं है, जितने भी व्यापारी हैं जो किसान जो सब्जियों और फलों से संबंधित काम कर रहे हैं, या जो भी खरीदार है, ठीक है, ये उसी की वजह से है। सर आज आपकी क्लास तबीयत तो सही नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट लेकिन काफी थकान हो जाती है ऑनलाइन क्लास के बाद भी, और ये सारे हिंदी और इंग्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब है, तबीयत बिल्कुल सही है मेरी और अच्छी है, बस थोड़ी सी थकान बोल सकते हो। तो इनाम समझ में आ गया। ये जो है एक क्या है, ऑनलाइन कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से अमेजन और फ्लिपकार्ट है ना, उसी तरीके से ये इनाम भी है। गाइस भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के कृषि संघ ई नाम के कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख एजेंसी है। गाइस जो भी स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम इज द लीड एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंट इन छोड़ो क्वेश्चन सत्ता जान लो कि भारत जो है, भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ई नाम के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है। गाइस अगर बात करें कि ये जो इनाम है वो किसानों के लिए किसानों के लिए क्या बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बात की जाए तो गाइस कृषि उपज की बिक्री के अधिक विकल्प उपलब्ध कराता है। मतलब कि भाई कृषि उपज की बिक्री के अधिक विकल्प का मतलब कि आप जो भी किसान है, जो भी प्रोडक्ट अगर उन्होंने मतलब उपजाया है, वो उस प्रोडक्ट को एक साथ ही कई प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, लॉन्च कर देता है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। या गोदाम आधारित बिक्री के माध्यम से बाजार तक कृषि उपज की पहुंच का विस्तार करता है और इस प्रकार की कृषि उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी कि ये गोदाम आधारित जो भी किसान है वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को, मतलब जैसे अभी जो भी किसान है, मान लो खेत से डायरेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं, मंडी तक लेके जा रहे हैं। तो मंडी तक ले जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या आप ये बोल सकते हो कि अगर मंडी तक पहुंच भी गई तो जरूरी नहीं है कि उसे खरीदार मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनाम प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कर सकते हैं, वो अपने जो उत्पाद है उसको एक ही जगह पे स्टोर करके रख देंगे, और स्टोर करने के बाद इनाम के जरिए ये क्या होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, और जितने भी बायर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस मतलब ई प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब किसानों को अपनी फसलों को मंडी में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम बात करें कि ये जो लोकल ट्रेडर और जो भी लोकल ट्रेडर है मंडी के अंदर, उनके लिए तो फिर तो नुकसानदायक चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अगर मान लो कि मंडी में कोई चीज नहीं पहुंचेगी, मंडी में अगर वो फसल या फिर वो फ्रूट्स या फिर सब्जी नहीं पहुंचेगी, तो मंडी में काम कर रहे हैं लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर हम बात करें मंडी या बाजार में स्थानीय व्यापारियों के लिए क्या करेगी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम
माध्यमिक स्तर के व्यापार हेतु एक बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराता है। यानी कि अब चाहे तो क्या कर सकते हैं कि जो भी मंडी के अंदर में जो भी छोटे मोटे जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट मतलब किसान के प्रोडक्ट को ई नाम से खरीद करके वो भी आगे या तो ऑनलाइन बेचें या तो फिर वो मंडी में रख के बेच सकते हैं। इनकी किसानों से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो किसान से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो ई नाम प्लेटफॉर्म है उसके जरिए भी कांटेक्ट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, थोक खरीदार, संसाधक, निर्यातक आदि ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय मंडी बाजार स्तर पर सीधे व्यापार करने में सक्षम होते हैं, जिससे उसकी मध्यस्थता की लागत कम हो जाती है। अभी बिल्कुल सही बात है। देखो, आप कोई भी जैसे मान लो कि किसान है, किसान मंडी तक आया, तो किसान मंडी तक आने के बाद जब मंडी में किसान आते हैं तो वहाँ के जितने भी लोकल वेंडर्स होते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। भाई वो उसे कम दाम में खरीद कर क्या करेंगे, भाई हम जितने भी थोक जो हम जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो लोकल जैसे कि मार्केट में जितने भी लोग और खरीदने जाते हैं, मतलब आपको पता होगा, जैसे मान लो ये किसान है, ये खेत है, खेत से लेकर किसान कहाँ पे आया, मंडी में आया। तो मंडी में यहाँ कुछ बिचौलिए होते हैं जो इन किसान के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, और किसान के प्रोडक्ट को खरीदने के बाद क्या करते हैं, वो लोकल मार्केट में बेच देते हैं। और लोकल मार्केट में जो प्राइस, मान लो कि कोई अगर 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो इसे ये खरीद के 15 से 16 रुपए बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जो होता है, ये जो बीच में जो बैठे हैं यहाँ पे लोग, ठीक है, जो भी निर्यातक बोल लो या इसको कुछ भी बोल लो, इनको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन ई नाम के माध्यम से क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट होगा किसान जो है वो डायरेक्ट लोकल मार्केट तक पहुंचा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। जिससे जो होगा, जो पैसा होगा, किसान डिसाइड करेगा कि भाई उसे कितने पैसे में अपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, किसान को उसकी जो मेहनत है उसका पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मतलब उसको अपनी मेहनत का जो लागत है वो पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिल पाएगा। वैसे अगर देखा जाए अब तक जो है 1.6 करोड़ से अधिक किसानों और 1.55 लाख व्यापारियों ने राष्ट्रीय कृषि इनाम प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे नेट पे भी देख सकते हैं। अगर फसलों से संबंधित अगर भी काम करते हैं, मतलब आप भी इसी प्रकार के काम में संलग्न है, या आपके फादर है, या फिर अभी कोई भी पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, तो उनको इनके बारे में बताएं। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो किसानों के लिए और लोकल वेंडर्स के लिए भी है, ठीक है। दूसरा, कपिला की बात करें तो कपिला क्या है। कपिला को जानने से पहले ये समझो कि आप में से और हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, और वो आए दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करते रहते हैं। लेकिन वो इनोवेशन करने के बाद उस इनोवेशन का उनको खास फायदा नहीं मिल पाता। अब बोलोगे कैसे, कि अभी आपने हाल में ही कुछ दिन पहले आपने सुना था, यूपी की बात कर रहा हूँ, कि एक बच्चे ने, +2 के बच्चे ने क्या बना लिया, एक मिसाइल बनाई, ठीक है। और मिसाइल जो है वो काफी मतलब रियलिस्टिक है, मतलब काफी रियल है वो, ठीक है। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते थे किसी भी तरीके से, मतलब जो भी उनका जो बच्चे ने जो बनाया अपनी पूरी मेहनत करके बनाई, बट वो मेहनत जो है तब तक कारीगर नहीं है, तब तक इसरो ना पहुंचे। क्योंकि भाई अगर आप मिसाइल बना रहे हो, लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हो, तो अगर इसरो तक वो चीज पहुंच जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो कपिला क्या है, बस उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे, मतलब आपने जो कुछ भी डिजाइन बनाया है किसी भी चीज में, और आप चाहते हो कि बड़े लेवल तक पहुंचे और आपको उस काम का बेनिफिट हो, तो कपिला जो है इसके लिए एक प्रोग्राम है। हाल ही में भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कपिला, ठीक है, कपिला का फुल फॉर्म क्या है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन है नामक क्या है एक अभियान की शुरुआत की है, कपिला की शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो भी हाई शिक्षा संस्थान है, मतलब आप क्या बोल सकते हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, में बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो भी आपने कोई भी चीज बनाई है उस पर आपका राइट्स जो हो सकता है। अभी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको सर बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, और HE के संकाय और छात्रों के आविष्कारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करना,
बौद्धिक संपदा अधिकार पर पाठ्यक्रम का विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि है। बेसिकली जो कपिला की बात कर रहे हैं वो कपिला क्या है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे क्या करेंगी कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि भाई आपके क्या अधिकार है, कि अगर आपने कोई एक नया तरीके का इनोवेशन किया है तो उस इनोवेशन को किस तरीके से आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, किस तरीके से पेटेंट करा सकते हैं और उसका बेनिफिट जो होगा आपको किस तरीके से मिला जाएगा, वो ये कपिला के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कि ये छोटा सा एक आप बोल सकते हो कि एक प्रोग्राम है जो छोटे लेवल पे जितने भी इन्वेंट होते हैं उनको जो है अधिकार प्राप्त करेगा, अधिकार देगा। हाँ बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं E20 फ्यूल के बारे में। E20 फ्यूल क्या है? पिछली क्लास में भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हाँ E20 फ्यूल के बारे में बता दीजिए। तो E20 फ्यूल बेसिकली क्या है सुनेगा। अरे कपिला पशु आहार आहार एडवर्टाइज वो नहीं है, ये कपिला ये अलग है बच्चे। गुड इवनिंग सुहानी भारद्वाज। चलिए E20 फ्यूल की बात करें तो क्या होगा गाइस, क्या है इस पर एक बार न्यूज देख लेते हैं कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई है जिसमें E20 ईंधन को ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में अपनाने के विषय में सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। E20 फ्यूल आपने सुना तो जरूर होगा, इथेनॉल कहते हैं इसे। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या गया, एक सुझाव मांगा गया है, सार्वजनिक सुझाव मांगा गया है E20 फ्यूल को ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में अपनाने के लिए। गाइस E20 फ्यूल आखिर क्या होता है? E20 फ्यूल में आप गैसोलीन और 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण होता है। यानी कि आप E20 फ्यूल की बात करते हो तो E20 फ्यूल के अंदर में जो नॉर्मल फ्यूल जो होता है ना, पेट्रोल डीजल, उसके साथ साथ 20% उसमें क्या मिला जा रहा है, इथेनॉल और गैसोलीन का मिक्सचर होता है। और ये जो E20 फ्यूल है ध्यान दीजिएगा काफी महत्वपूर्ण फ्यूल है। क्यों, क्या बेनिफिट है इससे मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें वर्तमान की केस की बात करें तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 10% इथेनॉल सम्मिलित करने की अनुमति है। यानी कि अभी हम अगर ऑटोमोबाइल ईंधन की बात करें, ऑटोमोबाइल ईंधन मतलब जो भी आप अपने बाइक में या फिर कार में, स्कूटर में जो भी आप पेट्रोल डालते हो या डीजल डालते हो, तो हमारे सरकार के द्वारा जो है एक अनुमोदित है कि भाई ऑटोमोबाइल में हम कितने % तक ईंधन हम डाल सकते हैं, तो कितने 10% तक हम इथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि भारत में 2019 वर्ष में मात्र 5.6% तक का इथेनॉल का सम्मिश्रण किया गया था। भाई क्यों? अब ये जो आप बोल रहे हो कि 10% जो अभी फिलहाल जरूरत है, मतलब मिलाया जा सकता है, अनुमति है, तो 20% मिलाने से क्या होगा? और क्या हम 20% तक मिला सकते हैं? तो पहली बात तो क्या, हाँ भाई 20% तक मिलाना बहुत जरूरी है, वो जरूरी हर एक तरीके से है। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है जिसको आप ई फ्यूल बात कर रहे हो, इथेनॉल बेसिकली कहाँ से आता है? तो देखो इथेनॉल बेसिकली एक प्रकार का क्या है, बायो ईंधन है। क्या है? बायो फ्यूल है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो क्या, मकई, गन्ना, जूट, आलू जैसे कृषि उत्पादों के जैव भार से निर्मित उत्पाद उप उत्पाद बायो प्रोडक्ट होता है। यानी कि इस प्रकार के जो बायोफ्यूल है हम ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं, जिसमें आपका मक्का, जय, जूट, जितने भी आलू की जो खेती होती है। ठीक है, मान लो आलू सड़ गया तो उस आलू जब आलू सड़ जाएगा तो उसे तो हम क्या करेंगे, फेंकेंगे ना। लेकिन नहीं भाई, उसका उपयोग हम क्या करेंगे, जो बाय प्रोडक्ट है उसका उपयोग हम बायोफ्यूल के लिए यूज कर लेंगे। और बायोफ्यूल से हम क्या बना लेंगे, इथेनॉल बना लेंगे। मतलब बायोफ्यूल का मतलब इथेनॉल ही है यहाँ पे। हाँ बच्चे करा सकते हो, प्रभास करा सकते हो आप। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, बायोफ्यूल के लाभ क्या है, क्या फायदा होगा कि अगर हम इथेनॉल को मतलब जो E20 फ्यूल है अगर हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर आप मिलाते हो तो जो वाहन का उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकेंगे। मतलब जो व्हीकल्स की बात करें, अगर आपको पता है चाहे पेट्रोल यूज करो चाहे वो डीजल यूज करो, तो उससे बहुत सारे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। तो अगर आप E20 फ्यूल का यूज करते हो तो उससे जो होगा, जो उसका उत्सर्जन होगा वाहन से, जो भी व्हीकल से हानिकारक पदार्थ निकलेंगे वो उसे कम करेगा। पहली बात तो क्या, दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि का उत्सर्जन कम होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, और आने वाले समय में अगर हमने व्हीकल के यूज को ज्यादा मतलब व्हीकल के यूज को कम नहीं किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत ऐसे हानिकारक पदार्थ जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हमें मिलते हैं, है ना, वो आगे बढ़ जाएंगे और आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम A20 फ्यूल का यूज करते हैं तो इस प्रकार की गैसों का जो उत्सर्जन है हम वो कम कर सकेंगे। दूसरा कि तेल आयात व्यय को कम करना। ऑब्वियसली सी बात है कि मान लो कि अगर हम कहीं किसी दूसरे तेल कंपनी से, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 200 लीटर क्या मंगा रहे हैं, 200 लीटर अगर हम मान लो कि हम कोई कच्चा तेल मंगा रहे हैं, तो अगर हम उसमें 20% मिला देंगे तो कहीं ना कहीं जो 20% का जो सरप्लस होगा, जो हमें विदेशी मुद्रा हमें देनी होगी, तो हम वो विदेशी मुद्रा बचा लेंगे ना 20%। तो क्या होगा, जिससे विदेशी मुद्रा में बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी। भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास तेल की कुएं इतने नहीं है, हम अभी भी तेल के लिए किस पे निर्भर हैं, खाड़ी देशों पर निर्भर होते हैं। आज अमेरिका की बात करें तो भाई अमेरिका के पास अपने काफी तेल की कुएं हैं, लेकिन वो अपने तेल की कुएं का यूज ना करके वो क्या कर रहा है, दूसरे के कंट्री से तेल मंगा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उसे भी पता है कि कहीं ना कहीं तेल की यानी कि ऊर्जा की जो मांग होगी वो सभी देशों में ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके पास ऊर्जा होगी वही टॉप पे कहलाएगा, वही टॉप पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर E20 फ्यूल का यूज ज्यादा करते हैं तो हम 20% तक विदेशी मुद्रा को हम क्या बचा लेंगे, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। ठीक है, बिल्कुल गन्ने की वेस्ट से भी, बहुत सारी वेस्ट से भी कर सकते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी जो है द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध अधिशेष चावल को अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में उपयोग करने और पेट्रोल में मिलाने हेतु इथेनॉल में परिवर्तन की अनुमति दी गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा जो है FCI के पास जो भी अधिशेष चावल बच गया, आपको पता होगा कि FCI जो है हमारे भारतीय खाद्य निगम जो है वो जो भी खाद्य है जो किसानों से वो खाद्य को लेता है, तो वो क्या करता है, स्टोर करके अगर इंडिया में जिसे भी जहां पे भी खाद्य की मतलब चावल या कि चावल बोल लो, गेहूं बोल लो, अगर उसकी जरूरत होती है तो उसे क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। लेकिन मान लो अगर FCI के पास चावल ज्यादा बच गया है, सरप्लस हो गया है और उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो सड़े और उन्हें बाद में हमें फेंक दें, है ना। तो उस अधिशेष चावल का, जो उसका चावल बच चुका है, उसका उपयोग कहाँ पे, अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में उपयोग करने के लिए और पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल में परिवर्तन की अनुमति दे दी गई है। यानी कि FCI क्या कर सकती है कि जो भी उसके पास चावल बच चुका है, अधिक बच चुका है और जो खाने लायक नहीं है या फिर मतलब सबको आपूर्ति कर चुका है, उसके बाद उस चावल का उपयोग क्या कर लेंगे, हम हैंड सैनिटाइजर और इथेनॉल बनाने में कर लेंगे, जिससे पेट्रोल में मिला करके हम फ्यूल की बचत भी कर सकते हैं। गाइस, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में परिकल्पना की गई है कि कृषि फसल वर्ष के दौरान जब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित खाद्यान्न की आपूर्ति से अधिक होने का अनुमान है, तो यह नीति खाद्यान्न की इस अधिशेष मात्रा को इथेनॉल में बदलने की अनुमति देगी और NBCC के अनुमोदन के आधार पर करेगी। सही है, मतलब 2000 जो जैव ईंधन नीति 2018 में ये मतलब बोल सकते हो कि ये एक कह दिया गया कि जो भी फसल हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, अगर उस कृषि वर्ष के दौरान अगर बच जाता है तो उसका उपयोग हम इथेनॉल में कर लेंगे और इथेनॉल में करने के बाद उसका उपयोग हम चाहे हैंड सैनिटाइजर में यूज करें या फिर आप बोल सकते हो इसका उपयोग हम पेट्रोल में मिलाने में करें, कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे कोरोना आया था ना, तो आपको पता होना चाहिए था कि सेम जो है आपका जो अधिशेष चावल को भारत सरकार ने क्या किया, हैंड सैनिटाइजर में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया था। कैसा इस्तेमाल से हानि भी बता दीजिए। इथेनॉल के इस्तेमाल से हानि बहुत कम होगा बच्चे।
सर 100% इथेनॉल का यूज हो सकता है, इफ देन व्हाट इफेक्ट ऑन द व्हीकल इंजन। देखो अगर 100% इथेनॉल का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं इंजन पे जो है उसका दुष्प्रभाव तो आएगा आएगा, बट लेकिन ईंधन का दुष्प्रभाव तब तक आएगा जब तक कि आप उस ईंधन जब तक आप उस इंजन को क्या करो, मतलब कि अगर मान लो अगर हम ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल का यूज करेंगे तो आपकी जो बाइक है, जो आपकी सवारी है, जो आपकी गाड़ी है, उसके इंजन पे उसका विपरीत प्रभाव तो आएगा आएगा, लेकिन आप उससे कम से कम भी 10-15 साल तक यूज ले सकते हैं। और किसी भी गाड़ी की जो उम्र होती है 10-15 साल से ज्यादा कहाँ होती है भाई। कोई भी गाड़ी अगर आप नई गाड़ी लेते हो, अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप 50-60-70-100 किलोमीटर रोज चलाते हो तो आप 10 साल 15 साल तक आसानी से उसे चला सकते हो। उसके बाद अगर इंजन खराब भी होता है तो उसे फेंक सकते हो, ठीक है। दूसरा कि गाइस भारत सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन दहन के कारण होने वाली पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को दूर करने और किसानों को अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान करने, कच्चे तेल के आयात को सब्सिडी देने और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण हेतु वर्ष 2003 में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम भी शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा ये क्या है कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम को 2003 में शुरू किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंटर डीजल के बारे में। विंटर डीजल क्या है, क्या यूज है उसका, आगे बढ़ेंगे। आप में से जिनको ये समझ में आया है फटाफट कमेंट करें। जेट्रोपा इज द ऑल्सो बायोफ्यूल कैन बी मिक्स इन डीजल। ए राज बच्चे देखो एक्चुअली क्या है कि आप बायोफ्यूल की जब बात करते हैं जरूरी नहीं है कि बायोफ्यूल एक ही तरह से बने। बायोफ्यूल तो हम बहुत सारे एल्गी से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो तकनीक सबसे ज्यादा इजी होगी और जिसे हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बना पाएंगे, बायोफ्यूल बना पाएंगे, उसी का यूज करेंगे। यूज करने को तो हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि कितनी मात्रा में है हमारे पास वो बायोफ्यूल। देखो इथेनॉल ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली, ठीक है। अब सभी के अलग अलग क्या बोलते हैं इसको ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उसका यूज हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल। अच्छा एक बात बता दो, आज तो मैंने ये हिंदी में भी रखी है, आज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो कैसा लग रहा है आपको आज हिंदी और इंग्लिश करके। ओके चलो ठीक है, थोड़ा स्लो कर देते हैं। ओके मुझे लग रहा है कि मैं भी थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि करंट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ इसे, बट कोई ना थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक है। आदित्य सिंह चंदेल बच्चे अभी पहले साइंस पढ़ लो, उसके बाद हिस्ट्री, है ना। अब हिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो इसलिए अब हिस्ट्री नहीं होगी, अब साइंस का सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका पेपर भी तो है। सचिन कुमार सिंह सर क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा दो। आई एम वेरी सॉरी सचिन, हमारे पास टाइम बहुत कम है और आपके 2 महीने में आपका पेपर है, तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमारे पास टाइम होता तो जरूर मैं आपको क्वेश्चन कराता। क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बैंक को आप खरीद सकते हो और उसे देख करके क्वेश्चन करो, इजिली बन जाएगा। क्या लिखा है, व्हाट इज इम्पोर्ट, सब जाति में समझा नहीं। ओके चलो, ओके स्पीड सही है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अगर आ गया तो लाइक भी तो कर दो वीडियो को। आप में से कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, 65 लोग, लेकिन आप वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो यार। पूछिए मत, दिल के अरमा। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। हम हमेशा नहीं कर सकता ये स्लाइड्स, ठीक है। आज आपके लिए पूरी की पूरी स्लाइड को करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि मुझे मत पूछो, है ना। आज मैं डल भी फील कर रहा हूँ, थक सा गया हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, आपके लिए सही चीजें सही होनी चाहिए। देखो विंटर डीजल की जब हम बात करते हैं तो विंटर डीजल आखिर क्या है। देखो डीजल की बात करते हैं तो नॉर्मल डीजल और विंटर डीजल में अंतर है। आपने विंटर डीजल शायद पहली बार सुना हो ना। डीजल की जब हम बात करते हैं तो डीजल जो है एक टेम्परेचर पे प्रॉपर तरीके से काम करता है। बैड लैंग्वेज बस के, चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है।
ओके बढ़िया, ठीक है चलो, ओके ओके। तो देखो डीजल की बात करें तो डीजल, ये जो विंटर डीजल है, पहली बात तो सुनो क्या है गाइस, भारत के सशस्त्र बल जो इंडिया के आर्म फोर्स हैं, जल्द ही लद्दाख जैसे ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए शीतकालीन डीजल का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि विंटर डीजल का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर सर्दियों का तापमान बेहद निम्न स्तर तक गिर जाता है। लेकिन इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, ओके इंग्लिश में ही देखिए स्लाइड्स, ठीक है तो थोड़ा स्लो करेंगे, ठीक है चलो भाई, सबकी अपनी अपनी किसी को हिंदी से प्रॉब्लम, किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम। कभी कभी मैनेज नहीं करोगे आप सभी ना, कुछ चीजें मैनेज खुद भी करो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि लद्दाख जैसे शहर की जब हम बात करें, लद्दाख या सियाचिन बोल सकते हो, ऐसी जगह पे जहां पर आपका टेम्परेचर -डिग्री में चल जाता है, तो ऐसी जगह पे जो व्हीकल है, जो गाड़ियां होती हैं है ना, उनके लिए एक समस्या ये हो जाती है कि जो डीजल है वो डीजल जम जाता है। डीजल के जमने के बाद वो व्हीकल आगे बढ़ पाएगी नहीं, और उसका इंजन भी होगा वो भी खराब हो जाता है। तो गाइस इसी कारण से जो इंडियन आर्म फोर्स है वो क्या कर रही है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक नए डीजल का निर्माण कर रही है, या नए डीजल का, अभी बोल सकते हो कि नए डीजल का उपयोग करेगी, जो कम टेम्परेचर में भी काम करेगा। कम टेम्परेचर में का मतलब जो -डिग्री सेल्सियस पे है उस पे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट। हम्म क्या हो गया? चलो आ गया। हम्म ठीक है, तो ये जो ये जो है यहाँ पे सर्दियों पे इसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। गाइस ध्यान दीजिएगा कि शीतकालीन डीजल एक विशेष ईंधन है, मतलब जो विंटर डीजल की जब बात करें तो जो विंटर डीजल है वो एक विशेष प्रकार का डीजल है। विशेष प्रकार का मतलब कि आप बोल सकते हो कि एक स्पेशलाइज्ड फ्यूल है। क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फ्यूल है, जिसको जो है लास्ट ईयर आईओसीएल का कोई फुल फॉर्म बताएगा? आईओसीएल द्वारा विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे लद्दाख जैसे कम तापमान वाले क्षेत्र के लिए पेश किया गया था, जहां पे जो साधारण डीजल है वो अनुपयोगी हो सकता है। मतलब जहां पे ऑर्डिनरी जो डीजल है वो क्या हो सकता है, अनयूज हो सकता है, मतलब उसको कोई काम नहीं हो पाएगा। तो उसका उपयोग जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जो सामान्य डीजल का यूज नहीं करते, बट आईओसीएल के द्वारा जो है एक नए प्रकार का डीजल बनाया गया है जो कम तापमान वाले क्षेत्रों पर भी काम करेगा। तो ये आईओसीएल का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताए मुझे तब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, दूसरा गैस कि कम तापमान पर जो नियमित डीजल के प्रभाव की विशेषताएं बदल जाती है और इसका उपयोग वाहनों के लिए हानिकारक हो जाता है। जो गाइस डीजल, आपको पता होगा कि कोई भी तेल की जब बात करें तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उसकी जो श्यानता होती है, डेंसिटी होती है, वो उसके ऑयल पे डिपेंड करता है। तो जो आपका जो नॉर्मल डीजल की बात करें, जो उसका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसका गुण है, मतलब उसकी विशेषताएं हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो उस ये जो कम टेम्परेचर पे आने पर जो नॉर्मल डीजल है ना, वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है, और उसकी जो अपनी क्षमता होती है उस क्षमता से बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट कर जाता है, और इसका उपयोग वाहनों के लिए, जो भी व्हीकल है उसके लिए क्या है, खतरनाक हो सकता है। देखो अगर हम बात करें शीतकालीन डीजल के बारे में, तो इसमें कम चिपचिपाहट बनाए रखने के लिए कुछ एडिटिव्स होते हैं, और उन्हें 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? -30 से, ध्यान दीजिएगा, -30। यानी कि अगर हम बात करें विंटर डीजल के बारे में, तो उसके अंदर में हम क्या, कम चिपचिपाहट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल डालते हैं, कुछ एडिटिव डालते हैं। एडिटिव का मतलब होता है ऊपर से कुछ रसायन का मिलाना। तो हम इस विंटर डीजल में कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग किए, कुछ ऐसे एडिटिव का उपयोग किए हैं, जो अगर -30 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी ये जमेगा नहीं। ठीक है,
तो अब ये जमता क्यों है? कोई भी अगर ऑयल की जब हम बात करते हैं, जैसे आप डीजल की बात करो, तो वो जमता क्यों है? तो देखना कि गाइस पहले तो विंटर, अगर मान लो विंटर डीजल का उपयोग हम आने वाले समय में करेंगे, तो अभी फिलहाल हम क्या यूज कर रहे हैं? विंटर डीजल के लॉन्च से पहले इतने कम तापमान तक पहुंचने वाले क्षेत्रों में उपभोक्ता जो थे नीमच डीजल को उपयोग करने योग्य बनाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग कर रहे थे, जिससे अधिक वायु प्रदूषण होता है। हम सभी को अच्छे तरीके से पता है कि जब तक विंटर डीजल नहीं आया, या अभी भी बहुत लोगों को तो पता नहीं कि विंटर डीजल क्या होता है। तो अगर मान लो लेह लद्दाख जैसे शहर की बात करें, तो वहां पे तो माइनस काफी टेम्परेचर गिर जाता है। तो वहां पे विकल्प को, मतलब उस डीजल को, जो नॉर्मल डीजल है, उसको जमने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम डाल देते हैं केरोसिन। क्या डालते हैं? केरोसिन डालते हैं। तो केरोसिन डालने पर क्या होता है कि जो आपका इंजन है वो काम भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि केरोसिन डालने से जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ध्यान दीजिएगा, बात तो बस वही फिर से हो गई कि अगर पॉल्यूशन होगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, और गर्मी होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जल्दी बर्फ घटने लगेंगे। तो अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? विंटर डीजल से पहले केरोसिन का यूज कर रहे थे, ताकि डीजल जो है वो जमे नहीं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि जो नियमित डीजल के ईंधन की बात करें, जो नॉर्मल डीजल होता है, उसमें पैराफिन मोम होता है, ध्यान रखना। और पैराफिन मोम का इसका जो पैराफिन का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि इससे क्या हो? चिपचिपाहट हो, क्या हो? विस्कोसिटी और लुब्रिकेशन हो, मतलब विस्कोसिटी स्नेहन बोलते हैं शायद से, चिपचिपाहट हो उसमें। लेकिन कम ताप में पैराफिन जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और जेल के जैसा हो जाता है, और कार के इंजन में या जो भी आपकी गाड़ी है उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाता, और जो इंजन है वो इंजन क्या हो जाता है, कम चिपचिपाहट की वजह से ब्लॉक हो जाता है और इंजन खराब हो जाता है। ठीक है, तो जो ये विंटर डीजल है वो काफी जरूरी है, किसके लिए? कम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए। और ये पैराफिन की बात करेगा, तो पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम, कोयला या सेल तेल से प्राप्त एक नरम और रंगीन ठोस पदार्थ है, जिसमें हाइड्रोकार्बन अणुओं का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन तो जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उन सब में ही होते हैं इसके। ओके, चलो अब जो है ये जो विंटर डीजल क्या करेगा? मिट्टी के तेल के उपयोग की जगह लेगा, जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि वायु प्रदूषण कम होगा तो इन्वायरमेंट के लिए भी सही है और हम लोगों के लिए भी सही है। विंटर डीजल हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं साइटेक एरियन के बारे में। ठीक है, ये क्या है? नाम सुना है गाइस? यह स्टार्टअप जो है साइटेक पार्क द्वारा विकसित राज्य के अस्पतालों को कीटाणु रहित करने के लिए वायु को शुद्ध करने वाली तकनीकी है। इट इज अ एयर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी टू डिसइंफेक्ट स्टेट हॉस्पिटल डेवलप्ड बाय स्टार्टअप साइटेक पार्क। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो भी, अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल में तो बीमार लोग ही जाते हैं ना, और बीमार लोग जाते हैं तो बहुत लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो ये एक स्टार्टअप है, मतलब एक तरह का नया इनोवेशन है जो साइटेक पार्क के द्वारा किया गया है, जो कि स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल में वहां के जो वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए, यानी कि ये एक प्रकार का क्या एयर प्यूरिफायर है जो वहां की हवा को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। इसमें बेसिकली क्या है? इट हैज डेवलप अ नेगेटिव आयन जनरेटर। ये एक नेगेटिव आयन जनरेटर है जो क्या करेगा कि जहाँ पे जो संक्रमित क्षेत्र है, जहाँ पे इंफेक्शन की मात्रा ज्यादा हो गया हो, वहां पे जो वायरल लोड है उसे कम करेगा। यानी कि ये अगर कहीं पे वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ये उस जगह को वायरस मुक्त कर देगा, यानी कि जो भी वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलो, वायरल इन्फेक्शन बोलो, उसे कम करने में काफी सक्षम है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा शुरू किए गए निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत विकसित किया है। निधि क्या है? निधि प्रयास जो है एक प्रकार का ऐसा स्टार्टअप है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया गया है? बनाया गया है, और निधि प्रयास के तहत ही इस साइटेक एयरॉन का निर्माण भी किया गया है। तो अगर मान लो ये सक्सेस होता है तो फिर हम इसे
भारत के जितने भी स्टेट हॉस्पिटल्स हैं हम उस पे वहां पे से क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। तो ये वायरल बीमारी जो होंगी, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन की बात कर लो, फ्लू की बात कर लो, उसे रोकने में भी काफी मददगार होगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीमार लोग के साथ अच्छे लोग भी जाते हैं, तो उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये जो नए प्रकार का जो स्टार्टअप है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर जैसे जैसे मार्केट में, वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे एयर प्यूरिफायर जो होते हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अगर है अच्छा, तो जैसे आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर रखते हो उसी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, एयर प्यूरिफायर भी रखना चाहिए। खास करके तब जब अगर आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हो, क्योंकि वहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अपने परिवार को इस एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए एक एयर प्यूरिफायर का होना बहुत जरूरी है। तो आप भी मार्केट में इजिली नए नए प्रकार के जो मार्केट में आ रहे एयर प्यूरिफायर उसे खरीद सकते हैं। बट ये एक प्रकार का ऐसा एयर प्यूरिफायर है जो क्या करता है, वायरल लोड को कम करता है, तो ये बहुत जरूरी भी है। नेक्स्ट आ जाता है यूरेनियम कंटामिनेट। देखो गाइस, यूरेनियम के बारे में पढ़ा है आपने? यूरेनियम के बारे में पढ़ा है? यूरेनियम एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, रेडियो एक्टिवेट है। क्या है? रेडियो एक्टिवेट। भाई साहब, यूरेनियम एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है। अगर इसका उपयोग अगर इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो आपके शरीर के अंदर में ये क्या कर सकता है, डीएनए की म्यूटेशन में भी, डीएनए का म्यूटेशन कर सकता है, आपकी बॉडी में म्यूटेशन कर सकता है, सडनली चेंज कर सकता है। तो जितने भी बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, उसमें यही होता है, यूरेनियम का यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो अभी हाल में ही क्या हुआ है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसमें यूरेनियम की मात्रा जो है पाई गई है। और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पीने के पानी में यूरेनियम का होना अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो अब ये कहाँ किस, ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे भूमिगत जल में है, ये एक विशेष स्थान पे पाया गया है। तो अभी अगर हम बात करें, ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में बिहार के 10 जिलों में भूमिगत जल या भूजल को दूषित करने वाला यूरेनियम पाया गया है। यानी कि अभी एक नई स्टडी हुई है जिसमें क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यानी कि ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, दूसरा महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा एक रिसर्च कराया गया। एक नए अध्ययन से, एक स्टडी से पता चला है कि बिहार के 10 जिलों में जो भूमिगत जल है, जो जमीन के नीचे जो जल है, उसमें यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। और ये यूरेनियम जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बिहार में पहली बार भूजल में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या है, आपके जाके यूरेनियम से लदा पड़ा है। यूरेनियम सांद्रता की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, इस ज्यादातर जो है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व बैंड के साथ गंडक नदी के पूर्व में और गंगा नदी के दक्षिण में झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। यानी कि ये जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि झारखंड की तरफ बढ़ रही है। तो यानी अब आने वाले समय में, कुछ सालों के अंदर में, झारखंड के भी कुछ इलाकों में यूरेनियम की मात्रा देखी जा सकती है। बेसिकली अगर हम बात करें कि इस पानी में यूरेनियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि इसकी जो मात्रा होनी चाहिए पानी में, क्या, 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम की मात्रा पानी में होनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में ऐसा कोई मानक नहीं है। हम भारत मानक ब्यूरो की पेयजल के निर्देशों में देखें, भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे भारत के अंदर में आर्सेनिक और अन्य विषाक्त या भारी धातुओं की सीमा के विपरीत यूरेनियम के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। हाँ, हमने हमारे जो भारत का एक मानक है, स्टैंडर्ड मानक है, उसमें हमने आर्सेनिक और भी जो हैवी मेटल हैं
उसके बारे में तो कह दिया कि पानी में इतनी मात्रा होने से चलेगा, लेकिन यूरेनियम के बारे में हमारे यहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि यूरेनियम को लेकर भी कोई अब स्टैंडर्ड बनाया जाए। देखो, अगर बात करें कि क्या होगा यदि कि अगर पानी के अंदर में क्या हो जाए, पानी के नाम से याद आया, पानी पीना चाहिए। आप सभी भी पानी पी सकते हो। हिमांशु सर, क्लास कब से स्टार्ट होता है? क्लास बेसिकली 3 बजे से स्टार्ट होती है, 3 से लेकर 4:30 तक। ओके, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि अगर क्या हो कि अगर वो पानी को पी लिया जाए, यानी कि यूरेनियम युक्त उस पानी को पीने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, यूरेनियम तो अपने आप में एक बहुत ही हानिकारक एलिमेंट है, तत्व है। अगर मान लो फिर भी अगर ये पानी पी लिया जाए तो जैसे थायराइड कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो हैं वो यूरेनियम के वजह से हो सकता है। सो देखो, आप अगर हम बात करें क्या होनी चाहिए का क्या मतलब है, 30 माइक्रोन क्या सेहतमंद नहीं, मतलब हाँ, क्या कहें, अब क्या कहें। चलिए कोई ना, मुझे लग रहा है कि आज की क्लास प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि नेटवर्क काफी इशू दे रहा है। तो आज की क्लास में ही रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब नेट है बट काफी स्लो काम कर रहा है। जी बिल्कुल आ गया, अब तो शायद नेटवर्क आ गया। ये बीच बीच में नेटवर्क आ भी रहा है और जा भी रहा है। चलेगी, अगर नेटवर्क आ गया तो क्लास जरूर चलेगी, बस 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। अगर मान लो नेटवर्क ज्यादा है तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही आप सबको पता है। चल गई, हाँ सही आवाज आ भी रही है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये रखते हैं। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो फिर कल वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। नेटवर्क इशू है काफी। ठीक हो गया जी। कोई बात नहीं, हम बात कर इस टॉपिक को हम कल कर लेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे इसको इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।